हेलो दोस्तों, द स्केरी स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं कई प्रकार की डरावनी और रहस्यमयी कहानी लाता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसे ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भी मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी लेकर आया हूँ, पर कहानियों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी या फिर आपके साथ हुई कोई सच्ची घटना जो कि आप मुझ तक शेयर करना चाहते हो, तो आप उसे मेरी ईमेल आईडी के थ्रू या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर। ये दोनों कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने एक वेबसाइट पर से ली है। तो अब बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की ओर। मेरे साथ ये सारी घटनाएं काफ़ी समय पहले से घटती आ रही है, पर मैं आज भी इस बारे में नहीं जानता कि इन सब के पीछे कौन था। ये घटनाएं मेरे घर में घटित हो रही थी, जहाँ पर मैं जब से रहता हूँ, जबकि मैं 4 साल का था। मैं आपको अपना एड्रेस तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको वो सब कुछ बता रहा हूँ जो कि मेरे साथ यहाँ पर हुआ। ये घर मेरे माता पिता ने ख़रीदा था। मैं यहाँ पर जब से रहता हूँ, जब से मैं 4 साल का हूँ। यहाँ तक कि भी सब कुछ ठीक था, पर कभी कभी हमारे घर में से कुछ ऐसी आवाज़ें आया करती थी जिनका हमें नहीं पता था कि वो कहाँ से आती है। बस मेरे माता पिता ने मुझसे कई बार बताया था कि मुझे अपने घर के बेसमेंट में कभी नहीं जाना है, चाहे वहाँ से कितनी ही आवाज़ें आ जाएं या फिर कुछ भी हो जाए, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। मैं अब 17 साल का हो चुका था जब तक भी ये सिलसिला ऐसे ही जारी था। फिर उसके बाद मेरे माता पिता का देहांत हो गया एक कार एक्सीडेंट में। वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गए थे और वो बच नहीं पाए। उसके बाद भी मैं ऐसे ही उस घर में अकेला रह रहा था और तब तक भी कुछ अजीब नहीं हुआ था। मुझे उन सब की आदत हो गई थी। मुझे हर रात या फिर किसी भी समय वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आती, जैसे कि कोई हमारे बेसमेंट का दरवाज़ा नॉक कर रहा हो। पर अब मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मैं अपने घर में अकेला ही रहता और अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मैं एक जगह पर नौकरी भी कर रहा था। लगभग 2-3 साल बाद मैं एक लड़की से मिला। मुझे वो अच्छी लगती थी। हम दोनों में थोड़ी बातचीत हुई और ये बातचीत कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उसे प्रपोज किया और वो मान भी गई। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा और हम दोनों ने शादी भी कर ली। मैं शादी करके जब उसे अपने घर में लाया, मैंने उसे वहाँ हो रही सारी परेशानियों के बारे में बताया। वो कई बार मुझसे पूछने की भी कोशिश करती और कई बार वहाँ जाने की भी कोशिश करती, पर अच्छा था कि मैंने कभी उसे उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी। पहले पहले उसे इन सारी घटनाओं से काफ़ी डर भी लगता था, पर बाद में उसे भी इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई थी। ये सारी घटनाएं ज़्यादा फ्रिक्वेंट तो नहीं होती थी, ये सारी घटनाएं हर समय तो नहीं होती थी, पर फिर भी 2-3 दिन में कभी न कभी हमें उस दरवाजे के पीछे से वो अजीब सी खटखटाने की आवाज़ आती ही रहती थी। कुछ साल और बीत गए। हमारा एक बेटा भी हो गया था और मुझे एक अच्छी जगह जॉब भी मिल गई थी। अब तक सब कुछ ठीक था। कई बार मेरा बेटा मुझसे पूछने की भी कोशिश करता कि हमारे घर में ये सब क्या चल रहा था। मैं सच बताऊं तो इस वक्त तक मैं इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका था। मैं सोच ही रहा था कि कब मैं इस घर को बेचकर किसी दूसरे घर में जाकर शिफ्ट हो जाऊंगा, पर पैसों की कमी के कारण मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। पर अब बहुत जल्दी ही मेरा प्रमोशन होने वाला था और मैं बहुत जल्दी दूसरे घर में जाने वाला था। मुझे इस बात की खुशी ही थी। मैं एक दिन अपने ऑफिस से घर पर आया तो मैंने देखा कि मेरा बेटा बेसमेंट में जाने की कोशिश कर रहा है।
वो वहाँ का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी मैंने उसे रोक दिया। मैंने उसे काफ़ी डांट लगाई और अपनी वाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा डांट लगाई उसके ऊपर ध्यान ना देने के लिए। उस दिन मेरा बेटा अंदर जाने से या उसके साथ कोई हादसा होने से थोड़ा थोड़ा ही रह गया था। उस दिन हमारे साथ एक हादसा होने से बच गया था, पर जो भी था अब मुझे ये घर चेंज ही करना था। मैंने जल्द ही एक नए घर की खोज जारी कर दी और ढूंढने लगा कोई ऐसा घर जहाँ पर हम अपने आगे का जीवन खुशी से बिता सकें और वहाँ पर ऐसी कोई अजीब घटना ना हो। इन सब के बीच में मैं आपको एक और बात बताना भूल गया। ज़्यादातर तो हमारे घर में हमारे बेसमेंट के दरवाजे से सिर्फ एक खटखटाने की आवाज़ ही आती थी, पर कई बार रात को सोते समय हमें ऐसा भी लगता कि हमारे घर के हॉल में कोई चल रहा है या फिर हमारे ऊपर वाले कमरे में कोई है, पर हमें पता था कि वो सब हमारा वहम है या फिर वो कोई बुरी शक्ति है जो कि हमारे घर में घूमती रहती है। पर अच्छी बात ये थी कि वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती थी और इसी वजह से हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। काफ़ी समय ढूंढने के बाद मुझे एक अच्छा घर मिल ही गया। हम सब वहाँ देखने के लिए गए। हमें वो घर पसंद आ गया था। हमने उस घर की डील भी फाइनल कर ली थी। सब कुछ अच्छा से हुआ। हमने कुछ दिनों बाद से ही अपना सामान वहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। हम काफ़ी दिनों तक अपना सामान थोड़ा थोड़ा करके वापस ले जाते रहे। फिर एक दिन आया। उस दिन हमारा उस घर में आखिरी दिन था जब हम उसको छोड़कर दूसरी जगह जाने वाले थे। हम सो ही रहे थे कि तभी हमें एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ आई। ऐसा लगा कि बाहर ही कोई है। मेरी भाई मेरे बेड पर से उठी। उस समय मैं नींद में ही था। उस समय मैं सो ही रहा था, पर मेरी वाइफ जाग चुकी थी। वो बाहर गई ये देखने के लिए कि वहाँ पर कौन है। उसने अपने कमरे का गेट खोला और वो चिल्ला पड़ी। उसके चीखने की आवाज़ से मैं उसके पास गया और उससे पूछने की कोशिश की कि तुम्हें क्या हुआ है। तब उसने एक बहुत ही अजीब चीज़ मुझे बताई। उसने बताया कि उसे घर में एक अजीब सा काला साया दिखाई दिया था जो कि उसके देखते ही बेसमेंट के दरवाजे की ओर भाग गया। उस समय बेसमेंट का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और उस साये ने अंदर जाते ही धड़ाम से वो दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भी हैरान था। ऐसा काफ़ी सालों से हम एक घर में रह रहे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर आज ही ऐसा क्यों हुआ? पर जो भी कुछ था मैंने उसे शांत किया और कमरे में लेटाकर सुला दिया। अगले दिन हमने और अपना सारा ज़रूरत का सामान अपनी गाड़ी में रखा और वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी मेरी वाइफ ने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि अब तो हम यहाँ से जा ही रहे हैं, तो क्यों ना कि चेक किया जाए कि हमारे बेसमेंट में आखिर कौन रहता है। मुझे उसकी ये बात नहीं माननी चाहिए थी, पर इस बात का एहसास मुझे काफ़ी बाद में हुआ। मैं अकेले तो वहाँ पर नहीं जाना चाहता था और ना ही मैं अपनी वाइफ की जान खतरे में डालना चाहता था। इसी वजह से हमने वहाँ की लोकल पुलिस को कॉल किया और उन्हें वहाँ पर आने के लिए कहा। कुछ ही देर में वो हमारे घर आ चुके थे। हमने उन्हें बताया कि हमने दरवाज़ा खटखटाने की वो आवाज़ कि हमने दरवाजे के पीछे से आ रही वो आवाज़ पहली बार ही सुनी है और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे घर में कोई घुस आया है। हमें आपकी मदद चाहिए। वो 2 पुलिस वाले थे जो कि हमारे घर आए थे। हम दोनों ने उन्हें साथ में लिया और चेक करने के लिए घर के अंदर चले गए। हम बेसमेंट के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए। हमने इशारा करके दोनों पुलिस वालों को अंदर जाने के लिए कहा। उन पुलिस वालों ने वो दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगी। ना मेरी और ना मेरी वाइफ की हिम्मत हो रही थी वहाँ से नीचे जाने की। हम दोनों सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़े हुए ही देख रहे थे कि अंदर
क्या होता है। वो दोनों पुलिस वाले अंदर गए। हमने देखा कि वहाँ चारों ओर अंधेरा हो रखा था। वहाँ पर हमें कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ उतना ही दिखाई दे रहा था जितने वो पुलिस वाले हमें दिखा रहे थे। उनके हाथ में टॉर्च थी जिसकी वजह से वो अंदर देख सकते थे। तभी हमें उन दोनों पुलिस वालों में से एक के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। हम दोनों दरवाजे के बाहर ही खड़े हुए थे। तभी मैंने अपनी वाइफ को वहीं रुकने के लिए कहा और मैं थोड़ा नीचे जाकर देख रहना चाहता था कि वो पुलिस वाला क्यों चिल्लाया है। मैं 2-3 पैड़ी नीचे उतर आई था कि तभी पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। तभी मुझे वो दूसरा पुलिस वाला भागकर ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। मेरी ओर आता हुआ दिखाई दिया। पर मैंने देखा कि वहाँ पर एक अजीब सी नीली रोशनी हुई जिसकी आकृति किसी इंसान की जैसी लग रही थी। वो परछाई तैरते हुए उस पुलिस वाले की ओर आई और उसे खींचकर अपने साथ अंधेरे में ले गई। वो देखकर मैं डर गया और सब कुछ भूलकर भागकर ऊपर आ गया। मेरे ऊपर आते ही वो नीली रोशनी भी मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। वो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो दोनों ऑफिसर अंधेरे में कहीं गायब हो चुके थे। मैंने उनको आवाज़ भी लगाई पर मुझे वापस कोई जवाब नहीं मिला कि वो परछाई दोबारा से मेरी ओर आ रही है। मैं ऊपर की ओर भागा। ऊपर आते ही मैंने वो दरवाज़ा आराम से बंद कर लिया और उससे सीधा हो गया। कुछ देर तक वो खटखटाने की आवाज़ दोबारा आती रही, पर इस बार मैंने एक और आवाज़ सुनी। वो आवाज़ बहुत ही भारी थी। उस आवाज़ ने कहा कि तुम किस्मत वाले हो जो इस बार बच गए, पर अगर अगली बार अंदर आने की कोशिश की तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। हम दोनों डर के मारे काँप रहे थे और वहीं पर खड़े हुए थे। हमने थोड़ी हिम्मत दिखाई और हम बाहर की ओर चले गए। हमने वो गेट बंद किया और अपने दूसरे घर की ओर निकल गए। हमारा दूसरा घर पहले से काफ़ी ज़्यादा दूर था। हमने वो घर अब खाली कर दिया था। उस घटना के बाद से कभी भी मेरी दोबारा उस घर में जाने की हिम्मत नहीं होती और ना ही मैं उस घर को बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ भी वही सब हो जो कि इतने सालों से हमारे साथ हो रहा है। पर मैं आज भी उस घर के बारे में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। आज भी रातों को मुझे उस घर के डरावने सपने आते रहते हैं जिसमें मुझे वही खाली परछाई अपने ऊपर हावी होती हुई दिखाई देती है। मैं आज भी उन पुलिस वालों के बारे में सोचता रहता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ होगा। ये पहली कहानी तो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। वैसे तो मैं इन सब तरह की चीज़ों पर यकीन नहीं करता हूँ, पर उस रात मेरे साथ जो हुआ वो वाकई काफ़ी डरा देने वाला था। मैं इन सारी बातों पर बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। उस दिन हुआ कुछ ऐसा था। वो एक बहुत ही थका देने वाला दिन था। पूरे दिन काम के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। मैं थका हारा अपने घर पर लौट आया। मैं अपने घर के बारे में आपको बताऊं तो मेरा घर एक बहुत ही सुनसान इलाके में है। शहर की भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर एक शांत इलाके में। चहल पहल वाले शहरों में घर का किराया काफ़ी ज़्यादा होता है और मैं यह शहर में पैसे कमाने के लिए ही आया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई अच्छा सा घर किराए पर ले सकूं या कोई अच्छा सा कमरा किराए पर ले सकूं। इसी वजह से मुझे शहर से थोड़ी दूर, थोड़ी कम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कि यूँ कहो कि यहाँ पर सारा इलाका जंगल का सा ही है। यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, बस ये एक शांत इलाका है। ऐसी जगहों पर घर का रेंट भी
काफ़ी ज़्यादा कम होता है। मैं भी इसी वजह से यहाँ पर रहने के लिए आया था। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसी जगहों पर जहाँ कम लोग रहते हैं वहाँ पर मत रहिए, पर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो तो अपने कान और आंखें हमेशा खुली रखिए और अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखिए। पता नहीं कौन सी अनजानी चीज़ कब आपके घर में आ जाए और आपको पता भी ना चले। खैर, मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। तो मैंने घर शहर से थोड़ा दूर लिया हुआ था, इसी वजह से यहाँ का रेंट काफ़ी कम था। उस दिन मैं जब अपनी जॉब से वापस आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। इतना ज़्यादा थक चुका था कि मुझे खाने को भी जी नहीं कर रहा था, सिर्फ सोने को और आराम करने को जी कर रहा था। मैंने ऐसा ही किया, पर मुझे भूख तो लग रही थी। मैं घर पर आया और थोड़ा बहुत खाना निकाल कर माइक्रोवेव में गर्म करके मैंने वो खाना खा लिया। मेरे साथ यहाँ पर एक कुत्ता भी रहता है जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने उसको भी खाना वगैरह खिलाया और आराम से टीवी देखने के लिए सोफे पर लेट गया। मुझे वहीं हॉल में बैठे बैठे ही टीवी देखते कर कब नींद आ गई मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। पता नहीं कितनी देर से मैं वहाँ पर सोफा पर बैठा हुआ ही पता नहीं कितनी देर से मैं वहाँ सोफे पर बैठा हुआ ही चैन की नींद ले रहा था, जब तक कि मुझे अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं आ गई। उसके भौंकने की आवाज़ से मेरी नींद अचानक से टूट गई। मैंने देखा कि वो बाहर बंधा हुआ ही है। मैंने देखा कि मैं सोफे पर लेटा हुआ हूँ। मुझे लगा कि मुझे अंदर जाकर लेटना चाहिए। मैं उठा और मैंने अपना टीवी बंद किया और बिना इधर उधर देखे अपने कमरे में जाकर लेट गया। कमरे में जाकर लेटते ही मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मुझे अपने कमरे में जाकर लेटते ही नींद आ गई। मैं काफ़ी देर से ऐसे ही सो रहा था। मेरी नींद रात को एक अजीब सी आवाज़ से टूटी। मेरा कुत्ता बाहर भौंकते भौंकते रोने लगा था। उसकी उस डरा देने वाली आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। आमतौर पर वो रात को काफ़ी बार ऐसे ही भौंकता रहता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भी भौंकता है। इसी वजह से मुझे वो बात ज़्यादा अजीब नहीं लगी। पर जब उसकी आवाज़ रोने में बदल गई और अचानक से वो सारी आवाज़ शांत हो गई, तब मेरी नींद खुली। मुझे लगा पता नहीं मेरे कुत्ते को भूख लग रही है या फिर वो क्यों आज ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैं उठा और बाहर की ओर जाने लगा। मैं उठा और अपने कमरे से बाहर की ओर जाने लगा, ये देखने के लिए कि मेरा कुत्ता ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है। मैं अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मुझे कुछ और भी अजीब सी आवाज़ें आती हुई सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी चीज़ को फाड़ रहा हो या फिर कोई जानवर मेरे घर में घुस आया हो। मैं वहीं जम सा गया। मैंने थोड़ा सा अपना चेहरा बाहर निकाला और ये देखने की कोशिश की कि क्या कोई मेरे हॉल में बैठा हुआ है, और मैंने वहाँ पर जो देखा, मेरा खून मानो शरीर में जम सा गया। मैंने देखा कि मेरे हॉलवे में किचन के पास एक अजीब सा दिखने वाला जानवर, जो कि पूरा भालू की तरह था और उसके सर पे अजीब से सींग निकले हुए थे, वो वहाँ पर बैठा हुआ कुछ खा रहा था। आसपास चारों तरफ खून ही खून हो रखा था। मैं वहाँ पर जम सा गया था। मैं वहाँ से भागना चाहता था और अपनी जान बचाना चाहता था, पर मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं कुछ सेकंड्स तक वहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहा। फिर मैं होश में आया। मैंने अपना कमरा आराम से बंद किया, जिससे कि वो जानवर या वो जो भी कोई चीज़ थी वो मेरे करीब ना आ सकी। मैंने अपना फ़ोन उठाया और खिड़की से अपने घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैं रोड के दूसरी ओर जाकर खड़ा हो गया।
ताकि उस शैतान से मुझे कोई भी खतरा ना हो। मैंने वहाँ से ही पुलिस को कॉल कर दिया। वैसे तो आमतौर पर पुलिस को यहाँ पर वैसे तो मुझे लग रहा था कि पुलिस को यहाँ पर पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा देर लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले 10-15 मिनट में ही पुलिस वहाँ पर थी। वो मुझे एक कोने में खड़ा देखकर मेरे पास आए। उनको देखकर मेरी जान में भी थोड़ी जान आई। उन्होंने मुझसे आकर पूछा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैंने उन्हें वहाँ पर खड़े होने की वजह बताई और उन्हें सारा किस्सा भी बताया। फिर उनको अपने साथ लेकर मैं अपने घर की ओर चला गया। मैं अपने घर से काफ़ी दूर खड़ा हुआ था, पर वो 4-5 पुलिस वाले अपने हाथ में एक अंश लेकर मेरे घर की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने मेरे घर का दरवाज़ा खोला और ये देखने की कोशिश की कि वहाँ पर कौन सा जानवर है। जैसा कि मैंने बताया था, वो अंदर घुस गए, पर हैरानी की बात थी वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं था। उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। उन पुलिस वालों ने पूरे घर की अच्छी तरह जांच की, पर उन्हें वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला, सिवाय पंजों के निशान के, जो कि फोन में भीगे हुए मेरे बाहर की खिड़की की ओर जा रहे थे। जिसका मतलब साफ था कि वो जानवर वहाँ से भाग चुका था। फिर वो पुलिस वाले मेरे पास आए और उन्होंने मुझे सारा हाल बताया। मैं उनके साथ अपने घर के अंदर गया और मैंने वहाँ पर जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि वो जानवर वहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि मेरे कुत्ते को ही खा रहा था। उसने उसको इतनी बुरी तरह से चीर फाड़ दिया था कि वो मंजर देखकर बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं परेशान हो गया। मैं उसके साथ काफ़ी समय से रह रहा था और अब उसके साथ कुछ ऐसा हो गया था जो कि नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पुलिस वालों ने बताया कि पुलिस वालों ने वो पंजों के निशान भी वहाँ से ले लिए थे। उनके कहने के मुताबिक वो निशान किसी आम जानवर के नहीं लग रहे थे, बल्कि वो निशान किसी बड़े जानवर के थे। मैंने उन्हें बताया कि वो काफ़ी हट्टा कट्टा जानवर था, किसी भालू की तरह। पर उसके पैरों के निशान किसी भालू के पैरों के निशान से बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे। उस घटना के बाद से मैंने वो घर खाली कर दिया। मैंने जिस किसी को भी ये बात बताई, उन्होंने कहा कि शायद उस रात मैं नींद में हुआ, कि उस रात मैं नींद में था और इसी वजह से मैंने उस जानवर को सही से नहीं देखा। वहीं मैंने जब अपने एक दोस्त को ये बात बताई तो उसने कहा कि शायद वो वेंडिगो होगा। पर वो जो कोई भी था, मैं आज भी अपने कुत्ते को बहुत याद करता हूँ और उस सदमे को मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कहानी हम तक भेजने के लिए हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर DM कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।